जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की इस क्लास में हम वायुमंडलीय दाब और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेडिंग में है वायुमंडलीय दाब। तो वायु में विभिन्न गैसें मिली हुई हैं, आप सभी जानते हैं पहले से। तो इन सभी गैसों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु के ऊपर एक बल लगाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। यदि हम सामान्य भाषा में इसको समझें तो वायु के द्वारा हमारे शरीर पर या हमारे पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो दबाव होता है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं अपन, तो एक यंत्र होता है जो इसका नाम क्या होता है, बैरोमीटर। और इस बैरोमीटर के अंदर भरा क्या रहता है, पारा, Hg का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब इस बैरोमीटर का जो पारा है इसकी रीडिंग यदि अचानक से क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, तो उस समय संकेत किसका होता है कि अब उस क्षेत्र में आसपास क्या आने वाले हैं, तूफान आने वाले हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आप इसको याद रखिएगा। अब ये बात नहीं पूछी जाती है, जनरली इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है। आगे दिया है कि समुद्र की सतह पर या तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। इसी को हम बोलते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कई बार क्या होता है, ये वाली वैल्यू इसमें नहीं दी होती है, तो आंसर सीधा कितना होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर। तो दोनों बात आपको इसमें याद रखना है। आगे है कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह से जब हम जैसे जैसे आप क्या जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो वायुमंडल की जो विभिन्न गैसों की परतें हैं उनकी परत कैसी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। पतला होने का मतलब है कि वायुमंडल का जो दबाव होगा वह धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इस बात को आप याद रखना कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, जबकि पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर आने पर, मतलब यदि आप ऊपर हैं और ऊपर से धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं, नीचे, तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है पूरी पृथ्वी पर जहाँ पर वायुमंडलीय दाब का मान सबसे ज़्यादा होता है, तो वह क्या है, समुद्र तल, सी लेवल। इस बात को आप याद रखना कि पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगता है, तो वह क्या होगा, हमारा समुद्री तल। ठीक है। अब हम इसमें जानते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे वायुमंडलीय दाब का मान शून्य होता है, तो वह स्थान कौन सा है, निर्वात। निर्वात कहाँ पर होता है, ब्रह्मांड में, जहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है उसी को हम निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। तो निर्वात में वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, शून्य होता है। और अधिकतम कहाँ पर होता है पूरी पृथ्वी पर, तो वो मैंने अभी बताया था आपको, समुद्र की तल पर। तो वह स्थान जहाँ वायुमंडलीय दाब शून्य होता है, यही वाला स्थान निर्वात, उसे अपन क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाता है तो उसी प्रेशर को हम परम दाब के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न पूछें कि परम दाब का मान कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। ठीक है। और पीछे इसी में एक बार मैंने पढ़ाया था आपको, परम शून्य तापमान, यदि आपको याद हो तो परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, 0 केल्विन। इस बात को आप याद रखना, ये पीछे मैंने पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ गया क्वेश्चन उसी जैसा, परम दाब की तरह। ठीक है। अब हम इसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है इसमें कि जब हम पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक और कान से क्या होता है, खून निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि जब पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पे आप जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर से जो अंग हैं उनमें से खून बाहर निकलने लगता है। दूसरा इसमें जो उदाहरण है वह है कि पेन की रिफिल में से स्याही का बाहर निकलना। यदि आप किसी एरोप्लेन में बैठकर सवारी कर रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आपकी जेब में एक पेन रखा है तो इतनी अधिक ऊंचाई पर जो पेन रखा है उसके पीछे वायुमंडल का जो दाब है वही नहीं लगेगा। तो सामान्यतः इसमें होगा क्या,
पीछे की जो इंक होगी यहाँ से धीरे धीरे क्या निकलेगी ऊपर की तरफ, और वो क्या निकल जाएगी आपकी बाहर। तो इसका आंसर भी क्या होगा कि ये किसकी वजह से होता है कि वायुमंडलीय दाब के कम होने की वजह से। अगला है कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। इसका मतलब क्या है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि आपको इसमें जानना है। ठीक है, अब हम इसमें आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीक में कम से कम हम 20 या 25 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, तो उनके बारे में सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के संचरण को क्या कहते हैं। जब वायु नीचे से ऐसे बह रही है क्षैतिज रूप से, तो इसके बहने की जो ऊष्मा का संचरण होता है इसमें, तो उसका नाम होता है अभिवहन। अभिवहन, इस बात को आप याद रखिएगा। ये मैंने पीछे आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसके बारे में आप याद रखिए। हमारे चारों ओर जो वायु बह रही है उसके बहने का जो तरीका है उसी का नाम क्या होता है, अभिवहन होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसमें कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है। तो ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई है कि जब तक तापमान में अंतर नहीं होगा तब तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब दो अलग अलग बिंदुओं को, या इस पहले वाले बिंदु जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे ताप की मात्रा अधिक होगी, यहाँ पे क्या हो, कम। तो तापमान के अंतर होने की वजह से क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह पूर्ण होता है। अगला है संघनन क्या होता है। संघनन का मतलब क्या होता है, जब कोई भाप धीरे 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 ठंडी होकर काय में बदल जाए, पानी में बदल जाए, तो इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा कि संघनन क्या होता है। वातानुकूलन का मतलब होता है एयर कंडीशनर। ये क्या क्या करता है, हमारे कमरे के अंदर के तापमान को कम करता है। ठीक है, साथ ही साथ आर्द्रता को भी कम करता है, और जो हमारे कमरे में वायु बह रही है उसकी मात्रा को भी कम या ज़्यादा करता है। इसका अर्थ है एक एयर कंडीशनर जो सिस्टम होता है वह सभी प्रकार की इन चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसमें कि शरीर से गर्मियों में पसीने आने का मुख्य उपयोग क्या होता है। इसका मतलब क्या है, जब गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना आता है, इसका मतलब होता है कि शरीर अंदर से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और जब किसी की सतह से पसीने के रूप में या पानी के रूप में जल वाष्प बाहर निकलता है तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह क्या होता है, शरीर से पसीना इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि गर्मी के दिनों में शरीर अंदर से गर्म होता है, और उस गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए शरीर अपने अंदर जो पानी की मात्रा है उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है पसीने के रूप में, जिससे शरीर ठंडा होने लगता है। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं। ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई है। ये आधारित होती है पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम द्रवों में लगता है। जब कोई बंद पात्र होता है और उस बंद पात्र के ऊपर हम कोई बल लगाते हैं तो उस द्रव के अंदर एक समान रूप से दाब उत्पन्न होता है प्रत्येक कण पर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उसे अपन क्या कहते हैं। उस निकाय का नाम होता है रुदोष्म। रुदोष्म प्रक्रम। जैसे जो थर्मस हमारे पास है, यदि आप उसमें गर्म पानी भर दें तो अंदर पानी गर्म बना रहेगा, बाहर भले ही बरसात होती रहे। तो बाहर का तापमान अंदर नहीं जा पाएगा और अंदर का तापमान बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रुदोष्म प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है।
किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। ऐसा क्यों हो पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन है केशिकत्व, ये फिर से मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही लिख दे रहा हूँ जब तक आप इसका आंसर लिखें। केशिकत्व किसके विरुद्ध काम करता है? तो केशिकत्व होता क्या है? नीचे से ऊपर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? केशिकत्व कहते हैं। जब कोई द्रव पदार्थ किसी वस्तु के सहारे नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो वह गुरुत्वीय जो बल होता है या जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत काम करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आधारित होता है, या फिर आप कहें कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम कौन सा बल निकालते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, जिसे आप बोलते हैं बायोन्स फोर्स। इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु को हम किसी द्रव पदार्थ में डुबोते हैं तो वह वस्तु उस पानी की सतह के ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि द्रव उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, उसी को अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल। और ये किसने दिया था हमको? आर्किमिडीज ने दिया था। है प्रत्यास्था दृढ़ता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो ये मैंने पीछे आपको लिखवाया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब हम किसी रबड़ को या किसी वस्तु को खींचते हैं तो वह क्या हो जाती है? खिंच जाती है, और छोड़ते हैं तो वापस अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था दृढ़ता गुणांक, या इसी के गुण को दर्शाने वाली वस्तुओं को हम प्रत्यास्था कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि फुहारा या स्प्रेयर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये काम करता है बर्नौली की थ्योरम पर। बर्नौली की जो प्रमेय होती है उस पर ये काम करता है। अब ये बर्नौली की प्रमेय क्या होती है? जब किसी निकाय के अंदर का तापमान कुछ, अंदर का दाब अलग है और बाहर का दाब अलग है, तो उन दाबों के अंतर को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बर्नौली थ्योरम का। किसका प्रयोग करते हैं अपन? बर्नौली। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको बताया था। तो फुहारा किस सिद्धांत पर आधारित होगा? बर्नौली की प्रमेय पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्यानता किस पदार्थ की है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वह तेल की होती है, क्योंकि तेल पानी, पेट्रोल और दूध की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो जो वस्तु जितनी ज़्यादा गाढ़ी होती है उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। और श्यानता का ऐसा ही मात्रक होता है पॉइज। ये बात मैंने पीछे आपको बताई है, तो इस बात को भी आप पढ़िएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है, या फिर लाइफ जैकेट किस सिद्धांत पे काम करती है? तो लाइफ जैकेट सामान्यतः दो चीज़ों पे काम करती है। एक होता है उत्प्लावन बल, क्योंकि इसी की वजह से वस्तुएं क्या करती हैं? पानी में तैरना शुरू करती हैं। और साथ में इसी में आएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो इन दोनों चीज़ों पे क्या करती हैं? ये निर्भर करती है। थोड़ा बहुत उसके घनत्व पर भी निर्भर करेगा, लेकिन सबसे पहले आपके ये दोनों तथ्य आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है। आपने कभी देखा हो इस गुब्बारे को? नॉर्मल गुब्बारा लीजिए, उसको आप हवा भर के छोड़ दीजिए ऊपर आसमान में, तो कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह गुब्बारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का जो दाब होता है, जिसे आप पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब, वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से गुब्बारे के अंदर का दाब अधिक हो जाता है, जिससे गुब्बारा क्या हो जाता है? फूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के कम होने की वजह से हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर फूट जाता है।
अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो देखो, बर्फ यदि आपने थोड़ा सा 100 ग्राम ले रखी है और जब आप उसको पिघला देंगे और जब वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी तो उसका जो द्रव्यमान होगा तब भी कितना होगा, 100 ग्राम ही रहेगा। तो इस कंडीशन में द्रव्यमान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके आयतन में कमी या वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है तो उसका जो आयतन होता है वो ज़्यादा होता है, और जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसका आयतन पहले की तुलना में थोड़ा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब बर्फ पिघलेगी तो उसके आयतन में पहले से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी जो बल होता है ये सामान्यतः किस पे निर्भर करता है, जो द्रव है या फिर जो हमारे पास वस्तु है उस वस्तु के आभासी भार पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमसे कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से तैरती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाया गया जो भार होगा पानी का, वह उसके द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल के क्या होगा, बराबर होता है। तो जब हम उत्प्लावन बल की बात करते हैं तो उस ये वस्तु के आभासी भार के क्या होता है, बराबर होता है, और उसी चीज पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े आकार के लकड़ी या फिर सीमेंट के पट्टे लगाए जाते हैं। पटरी आपने सभी ने देखी होगी, उसके नीचे सीमेंट के छोटे लंबे लंबे ब्लॉक लगे होते हैं। तो वो ब्लॉक क्यों लगाए जाते हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ जाती है। तो जब ट्रेन उसके ऊपर ट्रैक पर चलना शुरू करती है तो ट्रेन का वजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो उस वजन को नीचे वाला जो सरफेस है ट्रैक, वह झेल सके, उसको महसूस कर सके या उसको सहन कर सके, तो उसके लिए चौड़े गत्ते होते हैं। ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि चौड़े गत्ते का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जिससे उस पटरी के ऊपर जो दाब का मान लगेगा वह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो चौड़ी लकड़ी के गत्ते होते हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि चौड़े गत्तों का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिससे नीचे जो ट्रैक है उसके ऊपर दबाव क्या लगेगा, कम, और ट्रेन आसानी से क्या हो जाएगी, ट्रैक पर चलने लगेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये दाब के कम होने की वजह से लगाए जाते हैं या दाब को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना आसान है, ऐसा क्यों है। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि नदी की नदी के पानी का जो घनत्व होगा वह समुद्र के पानी की तुलना में कम है, जिससे क्या होता है, आसानी से तैरना हो पाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो मापता है। तो थर्मोस्टेट आपने यदि कभी नाम सुना हो तो ये लगा होता है फ्रीजर में। जो हमारे घर में फ्रीज है उसके अंदर एक डब्बा बना होता है जिसमें वस्तुएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, और मेन फंक्शन उसी का होता है उसमें। तो फ्रीजर के अंदर क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट। ये क्या काम करता है, एक ऐसा निकाय जिसके अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं अपन थर्मोस्टेट। तो ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम तापमान को स्वतः तापमान को ऑटोमेटिक लेते हैं, हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सबको मिलाते हैं, पहले आप लोग मिला लीजिए फिर मैं मिला देता हूँ सबको। सबसे पहले लिखा है भूकंप। तो भूकंप भैया किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफी से। ऊंचाई को मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। स्प्रिंग तुला के द्वारा नापते हैं दाब को। लास्ट में लिखा लक्स मीटर, इसकी सहायता से हम नापते हैं
प्रकाश की तीव्रता को। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि आज हमने इस कक्षा में पढ़े और जाने। पटवारी से संबंधित सभी विषयों के जो एमसीक्यूज हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर पर डे चलते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पटवारी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।